हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह, हित समूह, तृतीयक समूह। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो संबंधित है संदर्भ समूह से। किससे? संदर्भ समूह से। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह की अवधारणा से मिलती जुलती है। जो लोग समाज में सबसे बेहतर समझे और माने जाते हैं वे लोग सकारात्मक संदर्भ समूह यानी कि पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप कहलाते हैं। सामाजिक तौर पर निम्न स्तर का व्यक्ति उच्च स्तर के लोगों की नजरों से अपने आप को देखता है और उनकी नकल करके समाज में उनकी बराबरी करने की कोशिश करता है। तो ये क्या हो गया? संदर्भ समूह हो गया, यानी कि संस्कृतिकरण हो गया। ठीक है, जब एक कोई निम्न स्तर का व्यक्ति होता है और उच्च स्तर के लोगों के रहन सहन को देखता है और उस तरीके से अपने को मैनेज करके वो सारी चीजें सीख कर या फिर धन कमाकर जो करता है, तो उनके जैसा बनने की जो कोशिश करता है, तो वो क्या हो गया? संदर्भ समूह हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ समूह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है। तो किससे संबंधित है? अंतर समूह से यानी कि इन ग्रुप से, या फिर प्राथमिक समूह से, प्राइमरी ग्रुप से, या फिर संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप से, या फिर धार्मिक समूह यानी कि रिलीजियस ग्रुप से। तो आपको बताइए किससे संबंधित है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया? तो वो होगी संदर्भ समूह से यानी कि रेफरेंस ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन में है प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, नकारात्मक समूह से, या फिर संदर्भ समूह से। तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, संदर्भ समूह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ऑप्शन में है श्रीनिवास शास्त्री, रवि शास्त्री, एम.एन. श्रीनिवास और एस.पी. श्रीनिवास। तो राइट आंसर क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास। क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुर्ग लोगों के जीवन के विश्लेषण के लिए किया। मैसूर के जो कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय श्रीनिवास जी ने पाया कि निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं को अपनाने, कैसे? जो ब्राह्मण लोगों की जो प्रथाएं हैं वो उनको अपनाने तथा अपनी स्वयं की कुप्रथाओं जैसे कि मांस खाना हो गया, शराब पीना हो गया आदि को छोड़ने में लगे हुए थे। तो वे ब्राह्मणों की भोजन संबंधी आदतें कि किस तरह से ब्राह्मण भोजन करते हैं, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, वो किस तरह की कर्मकांड करते हैं, अपनी स्थिति को उठाने के लिए किस तरह से प्रयत्न करते हैं। तो ये सभी क्या है? ये संस्कृतिकरण यानी कि गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए उन्होंने श्रीनिवास ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। किसका किया था? ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। बाद में कुछ संशोधन करके इस शब्द के स्थान पर उन्होंने संस्कृतिकरण शब्द को स्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें? संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी ने दी है। तो ये एक ही चीज है, आप इसको अच्छे से मतलब बुक में अपने और भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, और एक बात और है इसमें महत्वपूर्ण, जो योगेंद्र सिंह हैं जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो उनका मानना है कि संस्कृतिकरण है वो ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा कैसी एक व्यापक अवधारणा है। यानी संस्कृतिकरण क्या है?
जो ब्राह्मणीकरण की अपेक्षा ब्राह्मणीकरण एक छोटा परिप्रेक्ष्य हो गया, केवल ब्राह्मण के को देख के, जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको देखा देखी जो भी लोग करते हैं वो उस तरह के कर्मकांडों में जब जाते हैं तो वो एक छोटी अवधारणा हो गई। लेकिन संस्कृतिकरण कैसी हो गई, एक व्यापक अवधारणा होगी जो कि सभी समाजों में पाई जाती है। तो ये अगर बात आ जाए, ये इस तरह की कोई कोटेशन आ जाए, ठीक है, तो वो किसकी हो जाएगी, योगेंद्र सिंह की हो जाएगी। किसकी, योगेंद्र सिंह की। और श्रीनिवास जी का तो यही है कि उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो राइट आंसर क्या होगा, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो कथन इसमें है, संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, सामाजिक परिवर्तन की एक खाली जगह दी है, फिर है प्रक्रिया है। तो ये कैसी प्रक्रिया है ये हमें बताना है। तो औपचारिक है या आंतरिक है या ब्राहा है या फिर आदर्शात्मक है। तो राइट आंसर क्या होगा कि संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक आंतरिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। अब जबकि अगर ये पूछ लिया जाए कि अगर यहीं पे वर्ड हो जाता जैसे पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जाता तो वहां पे क्या हो जाता, वहां पे ब्राहा प्रक्रिया हो जाती। यदि पश्चिमीकरण की बात की जाएगी कि वो कैसी प्रक्रिया है, तो एक वो कैसी हो जाएगी, ब्राहा प्रक्रिया है। और जबकि संस्कृतिकरण के बारे में पूछा जाएगा कि संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की कैसी प्रक्रिया है, तो वो कैसी होगी, आंतरिक प्रक्रिया होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, संस्कृतिकरण का भी पूछा जाता है और किसका, पश्चिमीकरण का भी पूछा जाता है। तो इन दोनों में अंतर है, आप लोग तैयार कर लीजिए ऐसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं यथा, तो कैसे करते हैं, संरचनात्मक संवर्ग के रूप में या फिर अमूर्त संवर्ग या सापेक्ष संवर्ग या फिर सांस्कृतिक संवर्ग। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जी जो है वो जाति की व्याख्या करते हैं। कैसे करते हैं, संरचनात्मक संवर्ग में। कैसे करते हैं, संरचनात्मक संवर्ग में करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जातियों में मात्र क्या है, पदमूलक यानी कि पोजिशनल परिवर्तन होता है, न कि कैसा होता है, संरचनात्मक होता है। कहने का अर्थ है कि जाति व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसमें संबंधित जाति के पद सोपान क्रम यानी कि हायरार्की जो होती है उसमें चढ़ाव मात्र होता है। कैसा होता है, उसमें जो चढ़ाव है वो होता है। तो इसलिए इसमें देखो क्या पूछा था क्वेश्चन में कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के विश्लेषण में श्रीनिवास जाति की व्याख्या करते हैं यथा, किस रूप में वो करते हैं व्याख्या, संरचनात्मक संवर्ग के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, संरचनात्मक संवर्ग के रूप में करते हैं वो। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। संस्कृतिकरण का तात्पर्य है, तो संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है, जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कोई है, तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ना तो जाति संरचना में परिवर्तन होता है, ना ही जाति संरचना का परिवर्तन होता है, और ना ही क्या होता है, जाति संरचना के लिए परिवर्तन होता है। तो ये तीनों ही कैसे गलत हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी जो राइट आंसर है वो नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें से कौन संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, ऑप्शन में है स्थितिगत परिवर्तन, समूह प्रक्रिया, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता और है व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्यक्तिगत प्रक्रिया। क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया जो है वो क्या है, सत्य नहीं है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में स्थितिगत परिवर्तन होता है
या सामाजिक गतिशीलता की सामूहिक प्रक्रिया यानी कि कॉर्पोरेट प्रोसेस है, न कि व्यक्तिगत। अर्थात इसका संबंध किसी व्यक्ति या परिवार विशेष के जीवन में चलने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं है। यह कैसी है? ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को दर्शाती है। कैसे दर्शाती है? ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को दर्शाती है। तो ये ऊपर के तीनों तो सही है, स्थितिगत परिवर्तन भी है, समूह प्रक्रिया भी है, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता भी है, लेकिन क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। संस्कृतिकरण कैसा? व्यक्तिगत नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो ये जो डेफिनेशन है वो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। ये किसकी है? श्री M.N. श्रीनिवास जी की है। किसकी है? M.N. श्रीनिवास जी की है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। श्रीनिवास जी ने क्या कहा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण। क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण। ये वही मतलब श्रीनिवास जी की डेफिनेशन है। केवल एक वर्ड जो है संस्कृतिकरण वो हटा दिया है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर ये केवल एक वर्ड हटा के डेफिनेशन पूरी दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या कहलाएगा, या फिर इसके जो जिन्होंने बनाया है इसको, जिनकी डेफिनेशन है वो पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनता है इस पे। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपनी रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो आप लोगों को पता ही है क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, संस्कृतिकरण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया? तो किसने किया है? G.S. घुरिये ने, के.एम. कपाडिया ने, M.N. श्रीनिवास ने या फिर D.N. मजूमदार ने? तो किसने अध्ययन किया है? तो वो किया है M.N. श्रीनिवास जी ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है, तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? आत्मसात्मीकरण या फिर संस्कृतिकरण या विलयीकरण या फिर अविज्ञानीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा? संस्कृतिकरण। क्या होगा? संस्कृतिकरण। केवल उसमें क्या करना है? जो क्रम, जो परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों को अपना ले, परंपराओं को अपना ले और अनुष्ठानों को अपनाती है, तो क्या कहा जाएगा? संस्कृतिकरण कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? तो कौन सी पुस्तक में किया उन्होंने? देखो, इंडियाज ब्लेज, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, या फिर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, या फिर द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया में संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रयोग किया है। उसमें संस्कृतिकरण की अवधारणा के बारे में बताया गया है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? देखो, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण, असंस्कृतिकरण। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असंस्कृतिकरण। क्या हो जाएगा? असंस्कृतिकरण, यानी कि डिसंस्कृताइजेशन। देखो क्या था क्वेश्चन में, इसे समझ लो। जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अवचेतन रूप से, या तो वो चेतन होके करे या फिर अचेतन रूप से करे, सॉरी अचेतन है यहाँ पे, अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं, यानी कि उच्च से क्या करना है, हमें नीचे की तरफ जाना है। कैसे करना है? कोई ब्राह्मण है और वो कोई जैसे क्षत्रिय की तरह रहना शुरू कर दी, या फिर किसी वैश्य की तरह रहना शुरू कर दी, उनके बिहेवियर को अपना ले, उनके रहन सहन, खान पान, वैसी चीजें करने लगे, ठीक है। या फिर और कोई जाति किसी निम्न जो उच्च जाति है वो कैसे निम्नता की ओर आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा असंस्कृतिकरण। क्या हो जाएगा? असंस्कृतिकरण, यानी कि डिसंस्कृताइजेशन। जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसे विसंस्कृतिकरण, एक वर्ड ये भी आता है विसंस्कृतिकरण या फिर असंस्कृतिकरण, बात एक ही है। उसमें लिखा होगा इंग्लिश में देखना कि डिसंस्कृताइजेशन लिखा होगा, ठीक है। चाहे असंस्कृतिकरण हो या विसंस्कृतिकरण हो, बात एक ही है। उसके लिए एक ही वर्ड होगा, डिसंस्कृताइजेशन। इस प्रक्रिया को यानी कि जो श्रीनिवास जी हैं उन्होंने इसको असंस्कृतिकरण कहा है, लेकिन जो मजूमदार जी हैं उन्होंने इसे विसंस्कृतिकरण कहा है, लेकिन बात एक ही है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन पक्ष प्रबलतम होता है? तो ऑप्शन में देखो, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, प्रत्याशित सामाजिकरण, और डी है पर संस्कृति ग्रहण। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन सा पक्ष प्रबलतम होता है? तो वो कौन सा होगा? प्रत्याशित समाजीकरण। क्या होगा? प्रत्याशित समाजीकरण, ये वाला प्रबल पक्ष होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि योगेंद्र सिंह जो हैं वो संस्कृतिकरण को एक प्रत्याशित यानी कि अग्रिम समाजीकरण या फिर कहें तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया मानते हैं। योगेंद्र सिंह क्या मानते हैं? संस्कृतिकरण को एक प्रत्याशित या फिर अग्रिम समाजीकरण या फिर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया मानते हैं। संस्कृतिकरण से गुजरने वाली जाति अपने से उच्च जाति की संस्कृति को इस उम्मीद से अपनाती है कि उसे उस जाति की सदस्यता या सामाजिक स्थिति यानी कि सोशल पोजीशन मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रत्याशित समाजीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? अब वर्ड आ गया अग्रिम समाजीकरण। तो A.K. सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल या फिर दीपांकर गुप्ता। तो राइट आंसर क्या होगा? अभी आपको बताया था जो अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया का है तो वो किसने कहा है? योगेंद्र सिंह जी ने। किसने कहा है? योगेंद्र सिंह जी ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न जातियों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझने हेतु M.N. श्रीनिवास ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो देखो ऑप्शन में आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृतिकरण। निम्न जातियों के सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को समझने हेतु M.N. श्रीनिवास जी ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया से संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु M.N. श्रीनिवास ने R.K. मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया है? तो देखो, मध्य सीमा का सिद्धांत, सामाजिक विचलन सिद्धांत, संदर्भ समूह सिद्धांत
या फिर प्रस्तुति एवं भूमिका सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज का कौन सा है? संदर्भ समूह सिद्धांत है, तो यही राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास ने आर्किमिडीज के संदर्भ समूह को अपनाया है, जो लोक समाज में सबसे बेहतर समझे और माने जाते हैं। वे लोग सकारात्मक संदर्भ समूह कहलाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाएं। तो देखो ऑप्शन में, यह जाति समूहों से संबंधित है, यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है, इसके एक पक्ष से अधिक आयाम है, और यह ऋतुजनन संबंधी परिवर्तन है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह ऋतुजनन संबंधी परिवर्तन है। कौन सा होगा सही? यह ऋतुजनन संबंधी परिवर्तन है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसमें देखो संस्कृतिकरण का ऋतुजनन संबंधी परिवर्तन से कोई संबंध नहीं होता है, और यही पूछा है इसमें कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जो नहीं है उस पर हमें सही निशान लगाना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।